देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल तो हर एक स्टॉक का होगा, बट यही स्टॉक मेरे को आज इंट्राडे के लिए करना चाहिए या नहीं, इसका फैसला मैं सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पे कैसे कर सकता हूँ? देखो क्या होता है ना कि आधा अधूरा सच झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। मार्केट जो है सबकी सोच जो होती है वो एक जैसी ही बना देता है। तो दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे की जाती है, ये सबको पता है, इसमें कुछ नया नहीं बताने वाले, लेकिन इसका इस्तेमाल करके प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है ये बहुत लिमिटेड लोगों को पता है। आज के इस मनी मार्केट्स एंड माइंडसेट के एपिसोड में आप यही देखने वाले हैं। उमेश शर्मा जो कि हमारे साथ बिग बुल सीरीज में आ चुके हैं, उनके साथ एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन किया है जिसमें कि इंट्राडे ट्रेडिंग में किस तरह के पैटर्न्स होते हैं, किस तरह से लोग प्राइस चार्ट का इस्तेमाल करते हैं, प्राइस एक्शन का भी इस्तेमाल करते हैं और साथ में टेक्निकल इंडिकेटर्स का ओवर यूज भी करते हैं। कई बार इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि बहुत तरह के पैटर्न होते हैं, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, डार्क क्लाउड कवर पैटर्न, बुलिश हरामी पैटर्न, MACD इंडिकेटर। बहुत सारे लोग इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके उसका ओवर यूज करते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं और प्राइस को भूल ही जाते हैं। एट द सेम टाइम ट्रायंगल इंडिकेटर क्या होता है, ये सब चीजें आपको बताती क्या है, गलतियां क्या करते हैं और किस तरह से इनको अवॉइड किया जा सकता है, अरे क्वांटिटी कैसे इंक्रीज की जा सकती है ये भी कोई बताए। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हुई, आप इस वीडियो को देखिएगा, जरूर बताइएगा क्या चीजें आपको अच्छी लगी, क्या चीजें हम इंप्रूव कर सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियोज में, जो कि बहुत सारी वीडियोज और आने वाली हैं, आपको आपके हिसाब से और भी सवाल जो आपके हैं वो मिलते रहें। यार इंट्राडे ट्रेडिंग ये लिख तो दिया बढ़िया सा करके अपन ने, अपनी स्क्रीन भी बढ़िया, आज थोड़ा बजट भी बढ़ा दिया अपन ने, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में ऐसा है ही क्या? मतलब इनको सब पता है, पूरे इंडिया को, पूरी दुनिया के जो ट्रेडर्स होते हैं, स्पेशली जो बिगनर्स होते हैं, उनको पता ही होता है कि इंट्राडे क्या करना है। तो इक्विटी में करना है, ऑप्शंस में करना है, बाय करना है, सेल करना है, मार्केट ऑर्डर लगाना है, लिमिट लगाना है, कोई ना कोई स्टॉक बाय कर लिया अपने हिसाब से जो उनको ठीक लगा, नहीं तो कोई टिप आ जाती है कभी कभी, नहीं तो जो थोड़ा पढ़ के करते हैं, सीख के करते हैं, उनको 3-4 चीज़ें पता होती हैं कि किस बेस पे स्टॉक को सेलेक्ट करना है। तो उमेश, आप ऐसा क्या बताने वाले हो जो मुझे सच में डाउट है कि हम कुछ भी वैल्यू ऐड कर पाएंगे इस वीडियो में, बट फिर भी ट्राई करके देखेंगे कि शायद कोई ऐसी बात निकल आए जो वैल्यूएबल हो। बट आपको क्या लगता है? इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसा बनता है, बट काफ़ी लोग ये मानते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग तो एक गैम्बलिंग है। बट आपको ये एक चीज़ कहना चाहूँगा कि 90% लोगों को इंट्राडे ट्रेडिंग में नुकसान होता है, बट उन्हें नुकसान क्यों होता है पहले हमें उसको समझना पड़ेगा। क्योंकि लोग मार्केट में तो पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, बट वो अपनी एजुकेशन पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करते। तो आज मैं बताऊंगा इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में, और आपको बताऊंगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग करके आप किस तरीके से पैसा बना सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल मैं इसके बारे में देना चाहूँगा। तो जैसे कि लोगों को जानना है कि बेसिकली इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है। हाँ, इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग होती है। एक सब्जी वाला, एक वेजिटेबल सेलर भी एक इंट्राडे ट्रेडर है। वो मॉर्निंग में जाता है, वो सब्जियां लेकर आता है सुबह 4 बजे, और उसका टारगेट होता है कि उसे शाम तक सारी सब्जियां बेचनी है। Correct. तो वो भी एक तरीके से इंट्राडे ट्रेडर है। तो कहीं ना कहीं वो भी रिस्क ले रहा है। ऐसा भी हो सकता है शाम तक उसकी सब्जियां ना बिक पाए, तो उसको भी नुकसान होता है। तो आज मैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा, और साथ साथ बताऊंगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग में कैसे पैसे बना सकते हैं, और इसके कुछ गोल्डन रूल भी आपको बताऊंगा। बट फिर एक काम करेंगे, बातें ना सिर्फ हम थ्योरेटिकल बातें नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल लेवल पे तो शायद इनको सुनने में अच्छा लगे, लेकिन जब करना पड़ता है ना तो ज़िंदगी बिल्कुल अलग हो जाती है। बिल्कुल। तो आज अगर अपने को कुछ सिखाना है तो अपने पूरी कोशिश रखनी चाहिए कि हमें प्रैक्टिकल लेवल पे एग्जैक्टली इनको चार्ट दिखा दिखा के अंदर सिखा के बताना है। बिल्कुल ठीक है, चलो अब करते हैं प्रैक्टिकल बात। अगर प्रैक्टिकली करना है ना तो लेट्स एक्चुअली गेट इनटू इट कि क्या है। देखिए, सबसे पहली बात क्या होती है, जब इंट्राडे ट्रेडिंग करनी होती है रिटेलर को या एक ट्रेडर को, तो वो क्या करता है, सबसे पहले वो सोचता है कि कल सुबह उठूंगा और सुबह सुबह स्टॉक में ट्रेड बना लूंगा। तो पहले से वो अपने माइंड में रखते हैं कि कल मुझे ICICI बैंक में ट्रेड बनाना है, या निफ्टी में बनाना है, या फिर बैंक निफ्टी में बनाना है। बट जब सुबह मॉर्निंग में वो ट्रेड करते हैं तो खुलते बाजार में जो उन्हें हो जाता है नुकसान। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊंगा कि जैसे एक नया ट्रेडर आता है, वो आता है मार्केट में प्रॉफिट करने, और जैसे जैसे नुकसान हो जाता है तो वो प्रॉफिट की भूल जाता है और वो अपने नुकसान को कवर करने की सोचता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप क्रिकेट देखते होंगे, तो बॉलर आता है बैट्समैन का आउट करने, बट उसकी शुरू की 2 बॉलों पे छक्के पड़ जाते हैं, तो वो आउट करने की तो भूल जाता है, वो सोचता है भगवान अगली बॉल पे छक्का ना पड़े। तो मार्केट उसके प्रॉफिट करने की साइकोलॉजी को चेंज कर देता है। बट मैं आज आपको कोई भी किसी भी तरीके की थियोरेटिकल बातें नहीं करने वाला हूं, मैं आपको सिखाऊंगा चार्ट पे। क्योंकि जब आप स्विमिंग करते हैं तो स्विमिंग करने के लिए आप किसी से
कोई मतलब मोटिवेशन नहीं लेते या फिर आप कोई बुक पढ़ के स्विमिंग नहीं करते, आपको पूल में उतरना पड़ता है। नाक में पानी जाता है, कैसा लगता है वो तब पता चलेगा जब आप पूल में उतरेंगे। एग्जैक्टली, प्रैक्टिकल बात है। मतलब यूट्यूब का वीडियो देख के मेरे को स्विमिंग नहीं आई थी, मैंने ट्राई किया था। ओके, तो अब हम जाएंगे डायरेक्टली चार्ट पे, और मैं बताना चाहूँगा आपको कि जब इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट है वो है स्टॉक का सिलेक्शन। चाहे वो स्टॉक का सिलेक्शन हो, चाहे आप इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हो, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैं स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करूं। तो उसके कुछ मैं आपको पॉइंट्स बताने वाला हूं। ठीक है, अभी मैंने चार्ट खोल लिया, या आपने मान लो टीवीएस मोटर का चार्ट खोला हुआ है, तो कैसे पता लगा कि यार यही चाहिए था मेरे को? देखिए क्या होता है कि जब हम स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या चीज़ देखनी है कि कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो मॉर्निंग में ट्रेंडिंग में हैं। तो उसमें आप टॉप गेनर और टॉप लूजर भी देख सकते हैं। तो टॉप गेनर का मतलब ये नहीं होता कि टॉप गेनर है तो पूरे दिन गेन ही करेगा, या टॉप लूजर का मतलब ये नहीं होता कि टॉप लूजर है तो पूरे दिन लूजर ही बन के रहेगा। और टॉप लूजर भी टॉप गेनर में कन्वर्ट हो सकता है और टॉप गेनर भी टॉप लूजर में कन्वर्ट हो सकता है, बट उनके लिए कुछ चीज़ें आपको चेक करनी है। जानना चाहेंगे वो चीज़ें क्या है? एब्सोल्युटली, बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए क्या होता है कि हमें टेक्निकल चार्ट्स को यूज़ करना पड़ेगा, और टेक्निकल चार्ट्स में हमें वो स्टॉक देखने हैं जिनमें वॉल्यूम्स अच्छे हो। अच्छा, हमें वॉलेटिलिटी को भी यहाँ पे कहीं ना कहीं चेक करना पड़ेगा। और साथ साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगा जो काफ़ी लोग भी जानना चाहते हैं कि डिमांड और सप्लाई जोन। देखो एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब हम स्टॉक में काम करते हैं तो क्या हम उसकी कंपनी को खरीदते हैं या हम उसके डायरेक्टली प्राइस पे काम करते हैं? देखो इंट्राडे में तो मेरा ध्यान सिर्फ प्राइस पे है। प्राइस पे है। हाँ, बस ये ध्यान रखूंगा मैं कि मैं पेनी वेनी स्टॉक पे ना लगाऊं या कोई स्मॉल कैप में ना लगाऊं, रिस्क कैपिटल के बेस पे। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम प्राइस पे खेल रहे हैं। करेक्ट। अगर हमें दिख रहा है कि एक स्टॉक की कीमत 100 रुपीज़ है तो हमें उसकी कंपनी नहीं दिखती, हमें वो 100 रुपये दिखते हैं कि वो 100 रुपये वाली कीमत बढ़ के 102, 103, 104 रुपये हो जाए जिससे मुझे प्रॉफिट मिले। तो यहाँ पे हम डिमांड और सप्लाई जोन को भी ढूंढते हैं। वाओ, ओके, विद इन दिस चार्ट। बिल्कुल। अच्छा, किस तरह से? जी, अब जैसे हमारे पास चार्ट है, हमने क्या करा, टीवीएस मोटर का चार्ट लिया। अब इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है, जब हम कोई भी चार्ट पे काम कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें चीज़ देखनी है कि ये जो स्टॉक है अभी इसका रेट चल रहा है 1114 का, 1114 रुपये का प्राइस चल रहा है। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि इसका जो प्राइस है वो मार्केट के रेजिस्टेंस एरिया में है या फिर सपोर्ट एरिया में है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहूँगा, अब एक बॉल लेकर आते हैं रूम में और उसको बहुत तेज़ी से उसको नीचे की तरफ मारते हैं, तो वो एक सपोर्ट पे जाके वो बाद में अपने सीलिंग पे भी लगता है, छत पे भी लगता है। तो वो क्या हो गया कि वो एक रेजिस्टेंस हो गया, ये एक सपोर्ट हो गया। सपोर्ट से वो रेजिस्टेंस की तरफ गया और वो रेजिस्टेंस से वो सपोर्ट की तरफ आया। तो हमें भी इसी तरीके से काम करना है कि जो भी स्टॉक हमें सपोर्ट पे मिलता है तो उस पर हमें बाय करने की कोशिश करनी चाहिए, और जो रेजिस्टेंस पे है उस पर भी हम सेल कर सकते हैं। बट हमें कुछ ना कुछ ब्रेकआउट फेलियर्स हैं जो मैं आगे बताने वाला हूँ, उस पर भी हम फोकस करेंगे। तो फिलहाल हमें डिमांड और सप्लाई जोन पे भी काम करना पड़ता है, उसको बहुत अच्छी तरीके से हमें चेक करना पड़ेगा चार्ट्स पे। और साथ साथ जो पूरे दिन की रेंज होती है कैंडल की डे रेंज, यानी कि एक दिन में एक स्टॉक कितने % तक बढ़ सकता है, कितने % तक गिर सकता है, वो भी हमें चेक करना पड़ेगा। अभी मान लो कि मैं एक बिगिनर ट्रेडर हूँ और मेरे को पता है कि मैं 9:15 बजे रेडी नहीं हूँ, इतनी समझ है मुझ में। 11, 11:15 बज चुके हैं, तो मार्केट में 2 घंटे की मूवमेंट हो चुकी है। तो थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी या थोड़ा बहुत वॉल्यूम का मुझे अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि कौन कौन से स्टॉक्स में मैं मार्केट डेप्थ देख लूँगा, तो मुझे बाय एंड सेल का पता लग जाएगा कितने बिड लगे हैं कौन से पे। देखिए क्या होता है कि जब एक बिगनर होता है तो वो इतनी सारी चीज़ें मार्केट में नहीं देख सकता। ओके। क्योंकि जैसे ही वो मार्केट में आता है तो उसके सामने उसको प्राइस कभी बढ़ता हुआ कभी गिरता हुआ दिखता है। अच्छा। तो वो इतनी सारी चीज़ें एक साथ नहीं देख सकता। तो मैं कुछ सिंपल पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगा, कुछ टेक्निकल्स बताना चाहूँगा जिसकी टेक्निकल्स की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, आप ये पता कर सकते हैं कि आज इस स्टॉक की कीमत बढ़ सकती है या फिर गिर सकती है। तो उसमें जो पहला पॉइंट है वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको ये चेक करना है कि मार्केट का रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट कहाँ पे है। एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूँगा कि अब ये हमने चार्ट देखा है टीवीएस मोटर का, कोई भी चार्ट लगाते हैं, जैसे हम बैंक निफ्टी का चार्ट लगाते हैं। अब हम बैंक निफ्टी देख रहे हैं तो हमने यहाँ पे क्या करा, डेली का चार्ट लगाया है, जैसे कि यहाँ दिख रहा है D1, ये डेली का चार्ट है। बट जो इंट्राडे ट्रेडर होते हैं वो ज़्यादातर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के चार्ट पे काम करते हैं। वो बेसिकली छोटे प्रॉफिट्स के लिए काम करते हैं, और उसमें स्कैल्पर भी होते हैं जिनको हम जॉबर बोलते हैं, या फिर ये भी बोल सकते हैं जो चर्निंग करते हैं मार्केट में, जो छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए ट्रेड करते हैं। तो वो ज़्यादातर केसेस में क्या करते हैं, वो 5 मिनट्स का चार्ट यूज़ करते हैं।
अब जब वो 5 मिनट्स का चार्ट यूज़ करते हैं तो उसमें वो छोटे छोटे लेवल पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढ के निकालते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो ये एक क्या है, एक रेजिस्टेंस लेवल है, और इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ी कैंडल देखने को मिली है जिसको बोलते हैं मारुबुजु कैंडल। अब ये मारुबुजु, यस, ये मारुबुजु कैंडल होती है जिसमें वॉल्यूम होता है, और जब इसका ब्रेकआउट देखने को मिला यहाँ पे आपको, तो आपने देखा कि थोड़े ही टाइम में, यानी कि अगर हम 5 मिनट का चार्ट देख रहे हैं तो 10 से 15 मिनट के अंदर इस स्टॉक में 100 पॉइंट्स की मूवमेंट देखने को मिली है, और जो इंट्राडे ट्रेडर हैं वो इसी का बेनिफिट उठाते हैं। इस केस में ये करीब 2 बजे हुआ है। जी बिल्कुल। देखिए क्या होता है कि काफ़ी लोगों का ये भी डाउट रहता है जो इंट्राडे ट्रेडर होते हैं कि उनको मार्केट में जो एंट्री है वो किस वक्त पे लेनी है। ये कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है। हमारे पास भी कॉल्स आते हैं, बोलते हैं कि सर क्या खुलते बाजार में बाय कर ले या खुलते बाजार में सेल कर ले, या हम 11 बजे के बाद ट्रेड बनाएं, क्या लास्ट में जब आधा घंटा होता है तो हमें ट्रेड बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो आपको बताना चाहूँगा, जिस वक्त पे आपको अपॉर्चुनिटी मिले, चाहे वो 9:15 बजे मिले, चाहे 10:15 बजे मिले, चाहे 3 बजे आपको अपॉर्चुनिटी मिले, आपका बनता है कि आप ट्रेड बनाएं। क्योंकि जब आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, जब आप बिल्कुल स्मॉलर टाइम फ्रेम के चार्ट यूज कर रहे हैं, तो 100 पॉइंट 50 पॉइंट्स की मूवमेंट आपको किसी भी वक्त पे देखने को मिल जाती है। इतना कुछ स्कोप रहता है वोलेटिलिटी के लेवल। बिल्कुल। किस तरह से ट्रेडर रिज्यूम करे कि मार्केट अभी रेजिस्टेंस लेवल के मोर लेस टच कर रही है, करेक्ट? अगर मैं इसको लेके जी देखिए क्या होता है, इसके लिए हमें कुछ टूल्स यूज़ करने पड़ते हैं। सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि टेक्निकल एनालिसिस जो होता है वो बहुत ज़्यादा ईजी है, बट कुछ लोग इसको ऐसी इस तरीके से पढ़ाते हैं कि सामने वाले को लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ये बहुत ईजी है। अब मैं आपको सिंपल टूल्स आपको बताऊंगा। हमें कुछ टूल्स की हेल्प लेनी पड़ेगी इसमें, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या लिया, हमने हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ करा। अब ये हमने एक लाइन यूज़ करी है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये बेसिकली क्या है, एक रेजिस्टेंस की लाइन है। और जब हम देखते हैं कि यहाँ पे इसने निफ्टी ने खाई बनाया और उसके बाद मार्केट का एक सपोर्ट था, और सपोर्ट के बाद जैसे ही वो लाइन दोबारा से ब्रेक हुई तो वहाँ पे हमें क्या करना है, अपनी बाय पोजीशन बनानी है। इसी तरीके से क्या करना है, हमें सपोर्ट भी ड्रॉ करना है, और सपोर्ट को ड्रॉ करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ करना पड़ेगा, और इसके बॉटम पे हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये क्या हो गया, एक सपोर्ट लेवल हो गया। ओके, तो मेरे को करीब 150 पॉइंट का एक रेंज मिल गया है। जी बिल्कुल। के बीच में इसमें अगर हम देखेंगे बैंक निफ्टी का ये चार्ट है, तो अगर हम देखेंगे तो ये एक रेंज में ये क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। और हम क्या करते हैं, सीधा सीधा एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ और सपोर्ट लाइन ड्रॉ करते हैं कि अगर प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे बुल्स जो है वो एक्टिवेट हो सकते हैं, और अगर वो सपोर्ट के नीचे सस्टेन करता है तो वहाँ पे जो सेलर होते हैं वो एक्टिवेट हो सकते हैं। तो हमेशा हमें क्या है, रेजिस्टेंस के ऊपर बाय करना है और सपोर्ट के नीचे सेल करना है। ओके ओके। एंड क्या चांस है कि ब्रेकआउट हो सकता है, उसका आइडिया हो सकता है? देखिए क्या होता है कि हमारा जो काम है वो कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करना। और क्या होता है कि अगर आप इसका बैक टेस्ट करके देखें तो बैक टेस्ट में 70 to 80% की इसमें एक्यूरेसी भी निकल के आती है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, पहला ट्रेड लेते हैं और उन्हें पहले ट्रेड में नुकसान हो जाता है, तो वो सोचते हैं कि मेरा पूरा दिन ही खराब हो गया, कि मेरे को नेक्स्ट ट्रेड लेना ही नहीं है। वो सोचते हैं कि आज का दिन मेरा अनलक्की है, बट ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि जब आप मार्केट में काम करते हैं तो हो सकता है कि आपके शुरू के 1-2 ट्रेड में नुकसान हो जाए, बट क्योंकि 5 मिनट का चार्ट आप यूज़ कर रहे हैं तो 5 मिनट के चार्ट पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स तो बढ़ जाते हैं, बट आपके प्रॉफिट के चांसेस भी हैं वो भी काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल तो हर एक स्टॉक का होगा, बट यही स्टॉक मेरे को आज इंट्राडे के लिए करना चाहिए या नहीं, इसका फैसला मैं सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे कैसे कर सकता हूँ? देखिए क्या होता है कि हमें ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो सिर्फ इसका एक छोटा सा भाग है टेक्निकल एनालिसिस का। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें चेक करनी है। इसमें कैंडलस्टिक चार्ट आपको चेक करने पड़ेंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न, इसमें चार्ट पैटर्न होते हैं। इसमें से सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही नहीं, इसमें डबल टॉप, डबल बॉटम, कप विद हैंडल, राउंडिंग बॉटम, राउंडिंग टॉप पैटर्न, फ्लैग एंड पेनेंट पैटर्न होते हैं। इसके अलावा कुछ वेजेस होते हैं, ट्रायंगल्स होते हैं, ये आपको साथ साथ चेक भी करने पड़ेंगे। कैंडलस्टिक पैटर्न बेसिकली आपको बताता है प्राइस के बारे में। अगर हम देखेंगे कि ये चार्ट है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या लग रहा है, अगर मैं किसी से पूछूं कि ये चार्ट है, चार्ट में आपको क्या लग रहा है, वो बोलेगा कि ये जी एक ग्रीन कलर की कैंडल है और एक रेड कलर की कैंडल है। बट मैं आपको ये बताना चाहूँगा बेसिकली ये प्राइस है, प्राइस को कन्वर्ट किया गया है कैंडलस्टिक में। तो कैंडलस्टिक बेसिकली क्या है, पूरी तरीके से प्राइस एक्शन की स्टडी है। अब यहाँ पे हमें साथ साथ हम कुछ इंडिकेटर्स भी यूज कर सकते हैं इसमें। इंडिकेटर्स में हमें क्या करना है कि अब मैं आपको ये भी नहीं बोलूंगा कि आप पूरे के पूरे डिपेंडेंट हो जाओ इंडिकेटर्स के ऊपर। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ डाइवर्जेंस ले सकते हैं इंडिकेटर से, बट आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम जो करना है वो चार्ट पैटर्न और फिर कैंडलस्टिक पैटर्न के थ्रू ही करना पड़ेगा।
इसमें भी कैंडलस्टिक पैटर्न अलग अलग तरीके की होती है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो ये जो कैंडल हम देख रहे हैं, इस कैंडल को बोलते हैं हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। और आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हैमर कैंडलस्टिक जो पैटर्न है वो अगर आपको सपोर्ट पे देखने को मिल जाए तो उसके सक्सेस होने के जो चांसेस हैं वो काफी हद तक बढ़ जाते हैं। और इसी तरीके से अगर आप रेजिस्टेंस लेवल पे, कोई भी रेजिस्टेंस लेवल है, मैं अभी आपको कुछ एग्जांपल देने वाला हूं, और रेजिस्टेंस लेवल पे कोई ऐसा सेलिंग का पैटर्न बनता है, कैंडलस्टिक पैटर्न, तो वहां पे उसके गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे कि आप अभी चार्ट पे देखेंगे तो चार्ट पे मैं एक रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखेंगे, ये एक रेजिस्टेंस लाइन है और इस रेजिस्टेंस पे एक पैटर्न फॉर्म हुआ है जिसको बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। ये कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, बेसिकली इसमें एक बुलिश कैंडल होती है, नेक्स्ट कैंडल एक बेरिश होती है। वो बेरिश की जो बॉडी है वो बुलिश की बॉडी को 50 to 70% तक कवर करती है। बट उसमें एक चीज और चेक करनी है कि जो थर्ड कैंडल है दैट शुड बी बेरिश कैंडल, और उसके बाद उसका लो ब्रेक होता है तो आप क्या कर सकते हैं, सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास इंट्राडे में इतने सारे ऑप्शन है, इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है, हर लेवल पे आप बाइंग और सेलिंग करके बहुत सारा पैसा एक ही दिन में कमा सकते हैं। परफेक्ट। अभी मार्केट समझ लो कि यहाँ पे खड़ी थी, अभी तो प्रेजेंट हमें पता नहीं था जब दिन चल रहा है। नाउ ये कैंडल बना, ये कैंडल बना, ग्रीन अच्छा कैंडल बना और रेजिस्टेंस लेवल को टच करके आ गया। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे को एक हल्का सा प्राइस मूवमेंट दिखा टुवर्ड्स बेरिश ट्रेंड, एक कैंडल बन गया, एक और बन गया। यहाँ पे मैं वैलिडेट कैसे कर रहा हूँ, आपने मुझे बताया, वैसे अभी हल्का सा बताया, बट मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आप एक्सप्लेन और करो कि बंदा जो ट्रेडर इस चीज़ को देख रहा है, रेगुलरली देख रहा है, तो एक ग्रीन के बाद रेजिस्टेंस लेवल के बाद एक या दो बेरिश कैंडल बनते हैं, बट वो पक्का कैसे हो कि इस बार वो डबल क्लाउड कवर पैटर्न, डार्क क्लाउड कवर। देखिए हमें क्या होता है ना कि हम जब भी काम करते हैं तो हमें रेलेवेंट कैंडल को देखना पड़ता है। और साथ साथ हमें कंफर्मेशंस बहुत ज़्यादा लेनी पड़ती है। विदाउट कंफर्मेशन हमें कभी भी, चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग हो, चाहे स्विंग ट्रेडिंग हो, चाहे पोजिशनल ट्रेडिंग है, चाहे किसी भी, चाहे फॉरेक्स में काम करो, चाहे इंडियन स्टॉक मार्केट पे काम करो, किसी में भी विदाउट कंफर्मेशन काम नहीं करना। एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा कि प्राइस ने प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस कैंडल का जो हाई था वो एग्जैक्ट था, यहां से अगर हम चेक करेंगे 41,478 का, और यहां पे जो हाई बना वो बना 41,516 का। तो यहां पे कहने को तो रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, बट हुआ क्या, यहां पे लोग ट्रैप हो गए। अब लोग ट्रैप कौन हुए? अब कहने को किसी ने बोला कि मैंने तो जी रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, मैंने तो खरीद लिया। मैंने तो उसी तरीके से करा जिस तरीके से मेरे को सिखाया गया है, पढ़ाया गया, बट मेरा नुकसान क्या हुआ, क्या रीजन था उसका? तो उसका रीजन क्या होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो कई बार रेजिस्टेंस को बेसिकली वहां से बढ़ने की जगह वहां से स्टॉक गिर जाता है, क्योंकि यहाँ पे रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसकी वजह से गिरावट आई। अब एक चीज और है, अब अगर आपको रेजिस्टेंस के ऊपर कभी भी बाइंग करनी है तो उसमें क्या क्या चीजें चेक करेंगे, जानना चाहेंगे आप? एब्सोल्युटली। उसमें आपको देखना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस पे जब एक बुलिश कैंडल बनती है और उसके बाद एक और बुलिश कैंडल बनेगी, देन थर्ड कैंडल उसका हाई ब्रेक करेगा, तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, अपनी बाय पोजीशन बना सकते हैं, या सेकंड कैंडल के ऊपर भी बाइंग पोजीशन बनाएंगे। बट इस केस में आपने देखा जो ये कैंडल है वो बुलिश कैंडल नहीं है, वो एक बेरिश कैंडल है, जो कि एक साइन होता है रिवर्सल का। कभी कभार ऑपरेटर या फिर स्मार्ट आदमी वो अपनी पोजीशन वहां पे बनाता है जहां पे लोग बाइंग करते हैं, क्योंकि लोगों को सबसे ज्यादा दिखता है मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस। मार्केट में जो नया बच्चा आता है उससे आप पूछेंगे आपको क्या आता है, तो वो सीधा बोलेगा जी सपोर्ट और रेजिस्टेंस, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो लेवल हैं उसे हर जगह मिल जाते हैं, उसको बिजनेस चैनल पे मिल जाते हैं, उनको कहीं पे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, पिवट पॉइंट कैलकुलेटर हो गए, ये हर जगह पे उनको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल मिलते हैं, तो इसलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे भी वो ज्यादातर ट्रैप होते हैं। तो कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी रेजिस्टेंस के ऊपर आपको दो बुलिश कैंडल मिले तो आप बाय कर सकते हैं, और साथ साथ कैंडलस्टिक पैटर्न का भी ध्यान रखें। तो जो भारी भरकम ट्रेडर है, अब अगर मिड कैप या लार्ज कैप स्टॉक है तो उसमें जो बड़े ट्रेडर हैं, या अगर स्मॉल या पेनी स्टॉक है तो उसमें ऑपरेटर खुद ही कर सकता है, जिसमें उसको पता है कि पिछला रेजिस्टेंस लेवल क्या था, मैं टच करके आ जाता हूँ, भीड़ चाल लोग आ जाएंगे मेरे पास और फिर मैं कट लूँगा। बिल्कुल एग्जैक्टली आप यही कहना चाह रहे हैं ना। लेकिन उस केस में अगर अपने आप को बचाना है तो उसमें आप कुछ और कंफर्मेशंस भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन पुट इन, मैं क्या इसके ऊपर कोई टेक्निकल इंडिकेटर लगा सकता हूँ? देखिए इसमें ज़्यादा टेक्निकल इंडिकेटर इसमें कोई हेल्प नहीं करेंगे, बट एक इंडिकेटर मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपके नीचे यहाँ पे लगा हुआ है, जो है MACD। हाँ, बट इसमें मैं वॉल्यूम का इंडिकेशन दे सकता हूँ कि मोमेंटम जो बन रहा है वो उसमें स्ट्रेंथ है या नहीं।
देखिए क्या होता है, जब हम वॉल्यूम के इंडिकेटर्स लगाते हैं तो वॉल्यूम्स के इंडिकेटर्स हैं, हम कैसे उसे जस्टिफाई करते हैं। अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है और वो बार्स भी बढ़ रही है तो हमें लगता है कि वॉल्यूम्स आए हैं, बट वो वॉल्यूम्स जो होते हैं वो बायर और सेलर दोनों के होते हैं, तो कई बार हमें वहाँ से कंफर्मेशन नहीं मिलती। हाँ, तो सबसे बेटर इंडिकेटर मैं आपको बताना चाहूँगा वो है MACD, जिसकी फुल फॉर्म है मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस। अब मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस का मतलब क्या है? हालांकि मूविंग एवरेज को तो सब लोग जानते ही होंगे, बट कन्वर्जन और डाइवर्जेंस क्या है? कन्वर्जन का मतलब होता है जब इंडिकेटर प्राइस के साथ काम कर रहा है। डाइवर्जेंस का मतलब होता है जब इंडिकेटर प्राइस के साथ काम नहीं कर रहा है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे कि हमने यहाँ पे ये स्टॉक लगाया है, अब इसका कुछ थोड़ी सी बैक टेस्टिंग कर लेते हैं और एग्जैक्टली यहाँ पे दिखाते हैं इस जगह पे, और हम चाहे तो इसका टाइम फ्रेम भी चेंज कर सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, इसका चार्ट अवर्ली चार्ट सामने लगा देता हूँ। अब अवर्ली चार्ट लगा देता हूँ, ये जितनी भी लाइन्स हैं मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ। अब हमने देखा कि यहाँ पे जो TVS मोटर है इसका अवर्ली चार्ट हमने लगाया है, माफ कीजिएगा ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ये दिखेगा। अब देखेंगे कि यहाँ पे इस जगह पे इसने खाई बनाया, बाद में मार्केट ने एक बॉटम बनाया यानी कि लो बनाया, और उसके बाद ये हाई ब्रेक हो गया। बट यहाँ से तो रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद प्राइस को तो गिरना बढ़ना चाहिए था। प्राइस एक्चुअल में नीचे क्या है, क्यों आया? हल्का सा ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद तो वापस देखो वॉल्यूम वाली कैंडल थी, वॉल्यूम्स प्राइस ने ब्रेक भी करा, 2 कैंडल्स ऊपर भी बनी, सस्टेन भी हुआ, सेकंड बुलिश कैंडल ने फर्स्ट कैंडल का हाई भी ब्रेक हुआ, यानी कि रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंगली, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के थ्योरी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे बाइंग बनती थी। बट यहाँ से स्टॉक गिरा क्यों, यानी कि बैंक निफ्टी में गिरावट क्यों आई? क्या रीजन हो सकता है? देखो क्या होता है ना कि आधा अधूरा सच झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि हमने यहाँ पे क्या करा है, सिर्फ और सिर्फ देखा है सिर्फ रेजिस्टेंस और सपोर्ट को, बट इसके बाद के फैक्टर्स नहीं देखे। यानी कि अगर आप मेरे चार्ट देखेंगे तो मेरे चार्ट पे क्या है, सिर्फ प्राइस और एक MACD, इसके अलावा कोई और इंडिकेटर नहीं है। बट ज़्यादातर क्या होता है, जो ट्रेडर्स होते हैं वो बहुत सारे इंडिकेटर्स लगा लेते हैं, वो मूविंग एवरेज भी लगा देंगे, वो पिवट पॉइंट कैलकुलेटर भी लगा देंगे, उसके साथ साथ VWAP भी लगा देंगे, RSI सब कुछ। तो एक बार ऐसे ही एक क्लाइंट थे, उनका मैंने चार्ट देखा तो पता चला कि चार्ट में बहुत सारे इंडिकेटर्स थे, बट एक्चुअल में हमें जो स्टडी करनी होती है, टेक्निकल एनालिसिस जो होता है वो प्राइस की स्टडी होती है। तो प्राइस के ऊपर आप इतने सारे इंडिकेटर लगा लेंगे तो प्राइस तो दिखेगा ही नहीं आपको। तो वहीं पे उनके वो क्या होता है, वो कंफ्यूज रहते हैं। हमें क्या करना है, पहले तो अपने चार्ट को बहुत ज़्यादा साफ रखना है, सबसे पहले काम करना है, और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये क्या MACD के डाइवर्जेंस हमें यहाँ पे पकड़ने हैं। अब मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूँ कि डाइवर्जेंस होते क्या है। अब देखोगे तो प्राइस इंक्रीज हुआ, ये प्राइस इंक्रीज हुआ तो ये बार्स भी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये जो बार्स, ये थोड़ा क्विकली समझा दीजिए कि बार्स क्या सिग्निफाई कर रहे हैं। ये बार्स जो होते हैं ये बेसिकली MACD है, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस होते हैं, उसके बार्स होते हैं। तो यहाँ पे 2 लाइन होती है, मूविंग एवरेज होती है जो कि SMA और EMA की होती है, उसको कन्वर्ट कर दिया है सिर्फ और सिर्फ बार्स में। सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होती है। थोड़ा उसको और ब्रेक करते हैं। हाँ जी, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज को क्लियर बता दें जी। सिंपल मूविंग एवरेज होती है जो स्लो मूविंग एवरेज होती है, और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होती है जो कि फास्ट मूविंग एवरेज होती है। हालांकि इसमें यह भी बोला जाता है कि जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज स्लो मूविंग एवरेज को, सिंपल मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ काटे तो बाय करो, ऊपर से नीचे की तरफ काटे तो सेल करो। बट हमें इस थ्योरी पे कभी काम नहीं करना, इसको हम अलग से समझा सकते हैं, बट क्या है कि इसमें ज़्यादातर फेलियर्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। बट हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम बार्स को यूज़ कर लेते हैं, और हम देखते हैं कि ये जो बार्स हैं ये बेसिकली जो क्या है, इंडिकेटर प्राइस के साथ काम कर रहे हैं। प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है तो बार्स भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ गिरा तो बार्स भी ऊपर से नीचे की तरफ गिरे, और यहां से प्राइस ऊपर की तरफ गया तो आप देख रहे हैं कि बार्स भी यहां से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि जो इंडिकेटर है वो प्राइस के साथ काम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वो कन्वर्जन है। अब हमें यहाँ पे ढूंढना है डाइवर्जेंस। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये प्राइस है 41,500 के आसपास, जो कि इसने बैंक निफ्टी ने हाई बनाया, राइट। उसके बाद बाजार में गिरावट आई, यानी कि बार्स भी नीचे की तरफ गए, और उसके बाद देखा कि मार्केट ने हाई बनाया 41,650 के आसपास, 650 का। अब कायदे से तो होना चाहिए था कि यहाँ पे बार्स ऊपर है और मार्केट ने नया हाई बनाया, तब बार्स तो यहाँ नीचे है, ऊपर होने चाहिए थे, ऊपर होने चाहिए थे। कन्वर्जेंस होता तो
बट ये क्या है, डाइवर्जेंस है, यानी कि यहाँ पे पता चल गया था कि मार्केट में कुछ पक रहा है, मार्केट में तेजी नहीं है। अगर इस जगह पे आपको बार्स ऊपर दिखते तो उसका मतलब क्या है कि मार्केट यानी कि इंडिकेटर है प्राइस के साथ काम कर रहा है, तो इस रेजिस्टेंस पे आपको एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डाइवर्जेंस है, इसका मतलब है कि इसने इंडिकेशन दे दिया कि यहाँ से मार्केट में गिरावट आ सकती है, और वही देखने को मिला। अगर आपको मैं आपको कुछ और भी एग्जांपल दे सकता हूँ। यहाँ पे तो हमने क्या करा है, यहाँ पे तो हमने रेजिस्टेंस पे देखा है, हम चाहे तो सपोर्ट पे भी देख सकते हैं, चाहे बैंक निफ्टी का चार्ट हो, चाहे निफ्टी का चार्ट हो, चाहे स्टॉक्स का चार्ट हो, वहाँ पे भी डाइवर्जेंस को हम बहुत ईजी तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मेरा एक छोटा सवाल है कि कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस वी आर डूइंग टुगेदर। कन्वर्जेंस में हमें पता है कि मार्केट के साथ साथ चल रहा है वॉल्यूम, करेक्ट, और प्राइस एक्शन के साथ साथ खेल रहा है, डाइवर्जेंस में नहीं खेल रहा है। बट इस केस में यूजर को क्या डिसीजन लेना है, किस बेस पे लेना है? अगर उसको पता लग रहा है कि कन्वर्जेंस का गेम चल रहा है अभी, या अभी डाइवर्जेंस का गेम चल रहा है, उसके सामने चल रहा है जो चल रहा है, इन दोनों केसेस में उसको क्या करना है? देखिए, जब भी कन्वर्जेंस है तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे आप इजी तरीके से काम करेंगे तो आपके टारगेट्स बहुत आसानी से आ जाएंगे। और डाइवर्जेंस जो काम करते हैं वो कुछ अलग तरीके के पैटर्न्स पे काम करेंगे, जो कि है डबल टॉप और डबल बॉटम। वहां पे एक पैटर्न बना था जब हमने बताया था, वो डबल टॉप पैटर्न था, फर्स्ट टॉप और सेकंड टॉप। तो वो डबल टॉप और रेजिस्टेंस का फेलियर था। अगर हम देखेंगे तो रेजिस्टेंस का फेलियर ही डबल टॉप है। और डबल बॉटम हम देखते हैं, डबल बॉटम बेसिकली क्या, बॉटम पे बनता है और वहां पे हम क्या करते हैं, पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखते हैं, डबल टॉप पे नेगेटिव डाइवर्जेंस देखते हैं। तो बताना चाहूंगा कि अगर आपको डाइवर्जेंस की स्टडी करनी है तो डबल टॉप और डबल बॉटम पे करिए, बाकी अदर पैटर्न्स पे इसकी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, रेलेवेंस भी नहीं है जी। अब यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो हम आपको कुछ और चार्ट्स भी दिखा देते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं, इस जगह पे देखिएगा कि मार्केट क्या कर रहा है, एक डाउन ट्रेंड में कंसोलिडेट कर रहा है। बट अगर हम यहाँ पे देखें कि ये जो कैंडल आप देख रहे हैं, इस कैंडल पे बार्स कहाँ थे, डाउन थे, और सेकंड जो बीरिश कैंडल देख रहे हैं उसके बीरिश कैंडल ने फर्स्ट बुलिश कैंडल का लो ब्रेक किया हुआ है। बट अगर आप देखेंगे तो ये जो बार्स हैं वो कहाँ है, अप की तरफ है। तो यानी कि ये क्या हो गए, पॉजिटिव डाइवर्जेंस हो गए, जिसने इंडिकेशन दे दिया कि यहाँ से जो स्टॉक का प्राइस है वो यहाँ से इंक्रीज हो सकता है, बढ़ सकता है। फिर इसके साथ भी आपको कुछ और चीज़ें देखनी है। यहाँ पे आप ट्रायंगल का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न के ब्रेकआउट भी देखने को मिला है, यानी कि जब आप ट्रेडिंग करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करते हैं, तो आपको बहुत सारी कंफर्मेशन एक दिन में देखने को मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको कैंडलस्टिक चार्ट देखना है, आपको कैंडलस्टिक चार्ट भी देखना है, आपको यहाँ पे चार्ट पैटर्न्स भी देखने हैं, और आपको इंडिकेटर से कंफर्मेशन भी लेनी है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहीं पे बताऊं तो यहाँ पे सपोर्ट लेवल भी है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी है, और यहाँ पे एक पैटर्न भी बना है जिसको बोलते हैं बुलिश हैरामी पैटर्न। और इस बुलिश हैरामी पैटर्न की वजह से भी मार्केट में तेजी देखने को मिली। कहने को ये कंसोलिडेशन पीरियड बहुत छोटा सा है, बट उसका इंपैक्ट देखा कितना बड़ा है। क्यों, क्या रीजन है? क्योंकि यहाँ पे कंफर्मेशन इंडिकेटर से भी आई है, चार्ट पैटर्न से भी आई है, और कैंडलस्टिक से भी आई है। बुलिश हरामी पैटर्न के बारे में मैंने बहुत सुना है, बहुत पढ़ा भी है। यहाँ पे कैसे पता लगा कि बुलिश हरामी बना है? देखिए, बुलिश हरामी एक जैपनीज नेम है जिसका मतलब होता है प्रेग्नेंट वुमन, प्रेग्नेंट लेडी। अब होता क्या है कि बुलिश हरामी पैटर्न होता है जिसमें एक बेरिश कैंडल होती है और उसके साथ एक छोटी सी बुलिश कैंडल बनती है। बेरिश होती है, बेरिश बड़ी होती है, ये बुलिश हरामी होती है। बेरिश बड़ी कैंडल होती है, मोरोबुजू भी हो सकती है, और बुलिश कैंडल छोटी सी होती है। ठीक है। और बेरिश हरामी कैंडल होते हैं जिसमें फर्स्ट कैंडल बुलिश होती है और सेकंड कैंडल स्मॉल बेरिश कैंडल होती है। ठीक है। बुलिश हरामी पैटर्न क्या होता है, वो डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। और बेरिश हरामी कैंडल होता है जो अप ट्रेंड को पूरी तरीके से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है, रिवर्सल लेके आता है। बिल्कुल रिवर्सल लेकर आता है। यहाँ पे कैसे पता लग रहा है वो बुलिश हरामी कहाँ है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बुलिश हरामी यहाँ पे आपको देखने को मिला है। फर्स्ट कैंडल बेरिश है और सेकंड कैंडल बुलिश है। बट इसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगा इसके कुछ लॉजिक्स होते हैं, और इसमें लॉजिक एक या दो नहीं, कुछ 16 तरीके के लॉजिक्स होते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आप पढ़ेंगे तो 16 टाइप्स ऑफ सिर्फ लॉजिक्स हैं। पहला लॉजिक क्या है? एक्चुअली 16 होते हैं, एमए बता रहे हो कि बहुत सारे? मैं बता देता हूँ। फर्स्ट 16 बताने वाले हो? जी जी। ओके। इसमें आप देखेंगे तो पहले क्या होता है कि इसमें ये डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। अच्छा। दूसरा होना चाहिए डाउन ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए 20 कैंडल्स होनी चाहिए। अब 20 कैंडल्स कहाँ से देखेंगे? टॉप टू बॉटम। बट क्या होता है ना, जितने भी लोग कैंडलस्टिक कर रहे हैं वो कहीं पे भी कोई भी कैंडल कहीं पे भी देख लेते हैं। वो कहेंगे जी यहाँ पे बुलिश हरामी कैंडल है, यहाँ पे बुलिश हरामी कैंडल है, बट वो ये नहीं देखेंगे कि ट्रेंड कौन सा है। वो अप ट्रेंड में भी बुलिश हरामी देख लेते हैं, वो यहाँ पर 20 कैंडल्स भी नहीं होती तो भी बुलिश हरामी देख लेते हैं। डाउन ट्रेंड होनी चाहिए, 20 कैंडल्स होनी चाहिए। इसमें थर्ड लॉजिक है, फर्स्ट कैंडल बेरिश होनी चाहिए, बेरिश कैंडल का लो इस डाउन ट्रेंड में अनब्रेकेबल होना चाहिए। सेकंड कैंडल बुलिश होनी चाहिए। एक सेकंड,
तीसरा वाला पॉइंट क्या बताया आपने कि बेरिश ट्रेंड का जो बड़ा बेरिश कैंडल बना फर्स्ट है, जो कैंडल है बेरिश कैंडल है उसका जो लो low है। इस डाउन ट्रेंड में अनब्रेकेबल होना चाहिए, मतलब उसके नीचे नहीं गिरना चाहिए। नहीं उसके नीचे नहीं होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूंगा कि 400 का हाई है हाँ। और 369 का लो है, ठीक है। तो 369 वाली कैंडल ही बेरिश कैंडल होनी चाहिए, ओके, क्योंकि बेरिश के साथ जो बुलिश बनेगी उसके पहले वाली जो बेरिश कैंडल है उसका लो अनब्रेकेबल होना चाहिए। ठीक है। थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इसमें आ जाता है, इसमें एक छोटी सी बुलिश कैंडल बनेगी। अब इसमें यह भी देखना है कि बुलिश की बॉडी का साइज कितना होना चाहिए। बुलिश की जो बॉडी है वो बेरिश कैंडल की बॉडी से 50% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। हम बॉडी की बात कर रहे हैं, शैडो ऊपर हो सकती है बट बॉडी नहीं होनी चाहिए। तो जो छोटा सा बुलिश कैंडल बना है, ये क्या एक अटेम्प्ट है बायर्स की तरफ से बिफोर दे डाई कि इस बेरिश ट्रेंड को खत्म करना है? मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ होती है कि जब एक कैंडल होती है, क्यों बना ये छोटा सा बुलिश? जी बिल्कुल, इसके पीछे एक लॉजिक है। देखिए जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं उसके पीछे एक लॉजिक होता है, उसके पीछे एक साइकोलॉजी होती है, उसको हमें समझना पड़ता है। अगर हम देखते हैं कि अब एक ट्रेडर है, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, एग्जांपल के तौर पे आपने बैंक निफ्टी को सेल करा, तो आप बैंक निफ्टी में क्या देख रहे हैं कि मैंने 40,000 पे सेल करा या 41,000 पे सेल करा और वो 41,000 से वो गिर के 40,900 आ गया, तो वहां पे आप सिर्फ क्या क्या देख रहे हैं, सिर्फ प्राइस देख रहे हैं, अब प्राइस पे काम कर रहे हैं, बट वहां पे उस वक्त पे कोई बेरिश कैंडल बनी होगी। अब होता क्या है, जो प्राइस होता है कहीं ना कई बार आपको कंफ्यूज करता है। वो कंफ्यूज किस तरीके से करता है, आपको लगेगा कि प्राइस एकदम से नीचे गिरा, प्राइस नीचे गिरा यानी कि और भी ज्यादा गिर सकता है, बट ऐसा नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कैंडल्स देख रहे हैं। जो टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं वो कभी भी प्राइस को नहीं देखते, सिर्फ प्राइस को नहीं देखते, वो कैंडल्स को देखते हैं। तो हमने देखा एक कैंडल बनी, एक बड़ी कैंडल है जिसके अंदर अच्छे खासा वॉल्यूम है। उसके बाद क्या होता है, जब लोगों को लगता है कि मार्केट यहां से नीचे और जा सकता है तो वे एक छोटी सी कैंडल बना देते हैं, बुलिश कैंडल, यानी कि एक छोटी सी तेजी आती है। तो वहां पे लोगों को लगता है कि भाई 41,000 पे सेल करना चाहिए बैंक निफ्टी, और वो 41,000 से 40,900 आ गया, अब ये 900 से 950 आ गया। अब आपने क्या देखा, सिर्फ और सिर्फ प्राइस देखा, करेक्ट, 41,000 से 40,900, 40,900 से 950, तो आपको लगेगा हाँ थोड़ा सा बढ़ गया बट ये गिरेगा नीचे क्योंकि टारगेट नीचे के आ रहे हैं। बट उस केस में एक पैटर्न फॉर्म हो गया जिसको बोलते हैं बुलिश हैरामी पैटर्न। यहां पे हुआ क्या, जितने भी सेलर्स थे, सेलर्स, रिटेलर्स, ट्रेडर्स, वहां पे उनकी पोजीशन सेल करा के जो स्मार्ट आदमी है वो वहां से पोजीशन को बाय करना चाहता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम प्राइस को देख के कंफ्यूज हो गए, बट जो आदमी, जो एनालिस्ट बोल सकते हैं, जो ट्रेडर है, जो टेक्निकल एनालिसिस देख रहा है, टेक्निकल चार्ट्स को देख रहा है, वो वहां पे सेल नहीं करेगा, वहां पे वो पोजीशन को बाय बना के चलेगा। तो एक बहुत अच्छा पैटर्न होता है। बट इसके बाद के भी अगर मैं आपको लॉजिक बताना चाहूँ तो लॉजिक ये है कि इसमें थर्ड कैंडल भी देखनी पड़ती है। थर्ड कैंडल का रोल बहुत ज्यादा बड़ा है। थर्ड कैंडल एज अ कंफर्मेशन होती है कि थर्ड कैंडल बनी, ये कंफर्मेशन कैंडल है, यानी कि वो स्मार्ट आदमी भी बाय करने के लिए इंटरेस्टेड है। फिर फोर्थ कैंडल, जब थर्ड कैंडल का हाई ब्रेक करती है तो हमें वहां पे पोजीशन बाय बनानी पड़ती है। फिर उस केस में अब आप पूछेंगे कि स्टॉप लॉस क्या होगा, तो स्टॉप लॉस होगा फर्स्ट कैंडल का लो का। अब आप पूछेंगे क्यों होगा, क्योंकि फर्स्ट कैंडल का लो जो था वो अनब्रेकेबल था, सबसे नीचे का लो। फिर अब इसमें टारगेट क्या होगा, इसमें टारगेट आप 1:1 का या फिर 2 का ले सकते हैं। यानी कि जिस लेवल पे आप बाय कर रहे हैं और जितना आपका स्टॉप लॉस है उतना ही डिफरेंस का आप टारगेट ले सकते हैं बाइंग प्राइस से। तो वो 1:1 और 1:2 भी हो सकता है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं, अगर आपने ट्रेड बना लिया और उसमें सिर्फ एक इंडिकेटर आपको यूज करना है, इतने छोटे से स्टॉप लॉस से, नुकसान से इतना बड़ा पैसा आप एक दिन में कमाएंगे। जानना चाहेंगे? एब्सोल्युटली जी। अब आपको एक दो चीजें इसमें देखनी पड़ेंगी। पहले तो आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए, आपको चार्ट पैटर्न की नॉलेज होनी चाहिए, आपको कैंडलस्टिक पैटर्न की नॉलेज होनी चाहिए, ओके, आपको इंडिकेटर की नॉलेज होनी चाहिए। इतना प्रीरिक्विजिट है। हाँ, इतना तो आपको आना चाहिए। और इसमें एक चीज और देखनी है कि जब ये तीनों, अब पता क्या लोग कहेंगे इतना कुछ आता है तो फिर ट्राई किया गया। हाँ देखिए क्या होता है ना, ट्राई क्या होता है कि आपको आता सब कुछ है, बट जब आप ट्रेड बनाते हैं ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता। कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बड़ी चीज है। अब आपको एक बात देखनी है कि अगर मान लो एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ से बाहर जा रहे हो, आपको मेट्रो स्टेशन तक जाना है, आपको रास्ता नहीं पता, आपने किसी से पूछा भी मेट्रो स्टेशन कहाँ है, तो पहले ने बोला कि यार सीधा जाके राइट हो जाओ, मेट्रो स्टेशन आ जाएगा। आप फिर भी सोच रहे हो यार पता नहीं सही बताया नहीं बताया, आप दूसरे से पूछते हो, उसने बोला भाई सीधा जाके राइट हो जाओ मेट्रो स्टेशन है, बट उन्होंने फिर तीसरे बंदे से भी पूछा, उसने बोला सीधे जाके राइट हो जाओ, तो वो श्योरिटी होगी उसको, वो चौथे से नहीं पूछेगा, वो कंफर्मेशन होगी, वो आंख बंद करके भी चले जाएगा। तो वही कंफर्मेशन हमें क्या लेनी पड़ती है, चार्ट से लेनी पड़ती है। पहली कंफर्मेशन किससे आई, पहली कंफर्मेशन आई हमें बुलिश हैरामी पैटर्न से, जो कि हम प्राइस एक्शन की बात करते हैं, ये एक्चुअल में प्राइस एक्शन है। अच्छा,
जिसको कैंडलस्टिक कहा गया वो प्राइस एक्शन में उसने महारत हासिल कर ली। अच्छा, उसके बाद हमें देखना है कि ये सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट में पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। फिर हमने क्या करा, यहाँ पे ट्रायंगल भी यूज कर लिया। ये बेसिकली क्या है, कंसोलिडेशन जोन है और यहाँ पे एक ट्रायंगल भी बना है। क्या है क्या ट्रायंगल? ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे मैं टूल, पहली बात मुझे बता, क्यों करेंगे हम? मैं इसको कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ ऐसे यूज करके, या ये जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। देखिए ट्रायंगल होता क्या, पहले बताना चाहूंगा। जैसे बैलून है, बैलून को आप प्रेस करते हैं, प्रेस करते हैं, प्रेस करते हैं, प्रेस करते हैं, बाद में क्या होता है, बढ़ जाता है वो, ब्लास्ट हो जाता है। करेक्ट। तो यहाँ पे भी क्या होता है, एक रेंज है, ये एक बड़ी रेंज है, वो छोटी होती रहती है, छोटी होती जाती है, छोटी हो जाती है, और जब एक साइड वो निकलती है तो वहां पे ब्लास्ट देखने को मिलता है। तो सेम ब्लास्ट हमें यहाँ पे भी देखने को मिला। ब्लास्ट इज ब्रेकआउट। हाँ, ब्रेकआउट। अब यहाँ पे भी हमने देखा कि यहाँ पे भी हमने देखा कि पूरी तरीके से पॉजिटिव डाइवर्जेंस थे। तो कंफर्मेशन भी हमें इंडिकेटर दे रहे हैं। चार्ट पैटर्न से हमें पता चल गया कि किस लेवल पे बाइंग करना है, और यहाँ पे प्राइस एक्शन ने भी बताया कि यहाँ पे बाइंग है। करेक्ट। तो जब चार्ट पैटर्न ने भी बोला, कैंडलस्टिक ने भी बोला, और जब इंडिकेटर ने बोला, तीनों लोग जब चीख चीख के कह रहे हैं कि बाइंग करो, और जब आप बाइंग नहीं कर रहे तो गलती तो फिर आप ही की है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि भाई मैंने बाय कर लिया, तीनों कंफर्मेशन ले ली, और मैंने अब क्या करा, इसमें बाय करा, बट यहाँ से कहाँ तक जा सकता है? तो बताना चाहूंगा कि जब आपको तीनों कंफर्मेशन चार्ट पे देखने को मिल जाए, वहां पे सिर्फ आपको एक इंडिकेटर यूज करना है, वो है MACD। MACD में ये तो मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल और स्लो मूविंग एवरेज है। तो इसमें देखा कि एक फास्ट है, जैसे मैंने यहाँ पे ये ब्लू वाली लाइन है, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और रेड वाली जो स्लो है वो रेड कलर की है, स्लो मूविंग एवरेज। अब हुआ क्या, जब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने स्लो को नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेक करा, हालांकि लोग बोलते हैं कि इसके ब्रेकआउट पे आप बाय करेंगे, बाय आपने करा चार्ट पैटर्न से, और आपने क्या देखा कि जब ब्लू लाइन यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज स्लो मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की तरफ काटेगी, तब मैं एग्जिट करूंगा। गॉट इट। तो यहां से आपने बाइंग यहाँ पे करा, एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट ये डिसाइड करके दे रहे हैं मेरे को। हाँ जी, नहीं एंट्री ये नहीं दिखाई दे रहा है, एंट्री हमें आपको यहाँ पे लेनी है, ये सिर्फ आपको दिखा रहा है कि आपको प्रॉफिट कहां तक राइड करना है। ओके, मोर लेस क्या मुझे ये नहीं बता रहा है कि जब मेरा रेड लाइन जो है ब्लू को क्रॉस कर रहा है, और नहीं, हमें तब काम नहीं करना। ये मैं आपको थोड़ा सा अलग से बताऊंगा, क्योंकि काफी लोगों को लगता है कि मूविंग एवरेज का यूज करके हम उसके ब्रेकआउट पे काम करेंगे, बट इसके मैं फेलियर्स भी अभी आपको बताना चाहूंगा। तो वो इंटरडे ट्रेडिंग में काम नहीं करते। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एंट्री जो लेनी है वो चार्ट पैटर्न से या फिर कैंडलस्टिक से लेनी है, और इससे हमें सिर्फ और सिर्फ एग्जिट लेना है, ये हमें एग्जिट कराएगा। तो एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगाया है, और 39,800 के आसपास हमने बाइंग करी है, और ये इसने जो एग्जिट कराया है वो कराया है 40,800 के आसपास। तो यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट है वो 1000 पॉइंट के आसपास हो गया है, और हमारा अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस देखेंगे तो वो 100 पॉइंट या 150 पॉइंट्स का ही होगा। तो ये इंटरडे में बहुत बेटर स्ट्रेटेजी है, इसको आप स्विंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि 1000 पॉइंट आपको इंटरडे में मिल जाए, तो उसको आप स्विंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। स्कैल्पिंग में देखिए, स्कैल्पिंग में क्या होता है कि एग्जांपल के तौर पे हमने ट्रेड करा, 100 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है, तो आपको 150 पॉइंट 200 पॉइंट मिलते हैं, तो वो आप वहां से भी एग्जिट कर सकते हैं। जो स्कैल्पर होता है, यानी कि जो इंटरडे ट्रेडर होता है, जॉबर होता है, वो अगले दिन का रिस्क नहीं लेना चाहता। अगले दिन कुछ भी हो सकता है, मार्केट गैप डाउन हो जाए, उनकी बाइंग पोजीशन है, अगले 1 घंटे का ना ले शायद वो, हाँ नहीं ले पाए, उनको सिर्फ 100 पॉइंट 150 पॉइंट्स या छोटे मोटा जो प्रॉफिट होता है वो ही लेना पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा ह्यूज होती है। करेक्ट है, ये रीजन। वॉल्यूम पे खेल। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, निफ्टी का चार्ट लेते हैं। अब हम देखेंगे निफ्टी का हमने अवर्ली चार्ट लिया है, और अवर्ली चार्ट पे एक पैटर्न फॉर्म हुआ है। इस पैटर्न को बोलते हैं फ्लैग एंड पेनेंट पैटर्न, और ये इंट्राडे में देखने को मिला था। मैं इस एरिया को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, और यहाँ से अगर हम चेक करेंगे तो ये क्या है, ये एक फ्लैग का पोल है, और इस पोल पे हमें एक ट्रायंगल देखने को मिला है। और अगर आप देखेंगे ये भी एक ट्रायंगल पैटर्न ही है, बट ये जो ट्रायंगल देखने को मिला है ये इस पोल के बाद देखने को मिला है, जिसको पेनेंट बोलते हैं, फ्लैग एंड पेनेंट। अब इस पेनेंट के बाद भी यहाँ से कल हमें ब्रेकआउट देखने को मिला था 18,050 पे, और 18,050 पे जो ब्रेकआउट देखने को मिला है, और इसकी क्लोजिंग हुई है 18,117 की, यानी कि इंट्राडे में हमें 70 पॉइंट्स के आसपास सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे की बात कर रहा हूं मैं, निफ्टी में हमें देखने को मिले हैं। तो जो इंट्राडे वाले प्लेयर्स हैं, जो इंट्राडे में काम करना पसंद करते हैं, वो इसी तरीके के पैटर्न्स का यूज करके एक ही दिन में पैसा भी बना सकते हैं। तो एक नॉर्मल ट्रेडर को, चलो वो मान लो कि 6-8 महीना एक्सपीरियंस है उसको, बिगिनर नहीं है, तो उस केस में उसको कितने को पैटर्न, अगर उसने प्राइस एक्शन पे ध्यान देना है तो उसको कितने को पैटर्न का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ताकि वो सही टाइम पे आइडेंटिफिकेशन कर सके?
कि यार ये ऐसा कुछ बन रहा है, अब ये होगा? देखिए चार्ट पैटर्न में कुछ तरीके के होते हैं, जो कंटिन्यूशंस होते हैं, कुछ रिवर्सल होते हैं, कोई बायलैटरल पैटर्न होते हैं। तो इन पैटर्न्स को समझना पड़ेगा, जैसे कि फ्लैग एंड पेनेंट देखते हैं या फिर कप विद हैंडल पैटर्न देखते हैं, ये कंटिन्यूशन पैटर्न्स हैं। और कुछ रिवर्सल पैटर्न होते हैं, जैसे डबल टॉप हो गया, डबल बॉटम पैटर्न हो गए। इसके साथ साथ आप देखेंगे तो राउंडिंग बॉटम, राउंडिंग टॉप, ये रिवर्सल पैटर्न है। ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल्स पे भी आप काम कर सकते हैं। तो बहुत तरीके के पैटर्न्स होते हैं और ये पैटर्न्स इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा। अगर आप 1 से 1.5 महीने की स्टडी करते हैं, 1 से 2 महीने की स्टडी भी कर लेंगे तो ये पैटर्न्स को बहुत अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं। पैटर्न के साथ आपको थोड़ा सा कैंडलस्टिक भी देखना है और कुछ इंडिकेटर्स का यूज़ भी करना है और आप एक अच्छे एनालिस्ट या फिर इंट्राडे ट्रेडर बन सकते हैं। तो क्या ये पैटर्न्स मेरे को सिर्फ इक्विटी में हेल्प करेंगे या ऑप्शंस में भी कर सकते हैं? देखिए इक्विटी में भी हेल्प करेंगे, ऑप्शंस में भी हेल्प करेंगे, साथ साथ आप कमोडिटी मार्केट में काम कर रहे हैं, इंडेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आप फॉरेक्स कर रहे हैं, क्रिप्टो कर रहे हैं, वर्ल्ड की किसी भी मार्केट में काम कर रहे हैं, तो ये टेक्निकल एनालिसिस आपका काम करेंगे। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस जो है वो कैलकुलेशन के बेस पे नहीं है, वो साइकोलॉजी की बेस पे है। तो सेम साइकोलॉजी, हमारी साइकोलॉजी, चाहे हम यहाँ पे हैं, हम दिल्ली में हैं, हम चंडीगढ़ में हैं, हम मुंबई में हैं, जितने भी ट्रेडर होते हैं, मार्केट जो है सबकी सोच जो होती है वो एक जैसी ही बना देता है। तो यहाँ पे आप किसी मार्केट में काम करें, टेक्निकल आपका एक जैसा ही काम करेगा। तो पैटर्न्स मोर और लेस आप कह रहे हो कि इट्स बिकम्स मैंडेटरी, ज़रूरी बन जाता है कि सीखना ही चाहिए अगर आपको इंट्राडे में सक्सेस चाहिए तो? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब उसके बिना पॉसिबिलिटी नहीं? बिल्कुल भी नहीं है। ओके, एंड दिस इज एप्लीकेबल ओनली कि मेरे को प्राइस एक्शन से करना है, या मैं ऊपर से जैसे चार्ट को पूरी तरह से टेक्निकल इंडिकेटर से जो भर देता हूँ, उस केस में तो चार्ट पैटर्न्स की जरूरत नहीं पड़ती फिर? देखिए क्या होता है ना कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि मार्केट बहुत इजी है, मार्केट में सिर्फ 2-4 इंडिकेटर लगा के हम पैसा बना लेंगे, बट ऐसा ज़रूरी नहीं होता। इंडिकेटर एक ऐसी इतनी इजी चीज़ है कि 6ठी क्लास का बच्चा भी उसे बहुत इजी तरीके से समझ सकता है, तो कल को वो भी ट्रेडिंग करके पैसा बना लेगा। तो इतना ईजी नहीं होता कि एक लाइन ने दूसरी लाइन को काटा तो आपने बाय कर लिया और इसी तरीके से ब्रेक यहाँ पे या ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन पे आप ट्रेड करेंगे, इंडिकेटर के बेस पे तो पैसा कमा लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। इंडिकेटर लगाना, आपका कहने का मतलब है कि इंडिकेटर लगाना, कैसे यूज़ करना है उसको, वो तो आसान है, लेकिन उससे एक्चुअल में पैसा कैसे कमाना है, वो चीज़ है जो डिफरेंशिएट करती है एक सीरीज ट्रेडर। देखिए मैं आपको बताऊं तो कुछ एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। हालांकि अभी मैंने आपको जो MACD के बारे में बताया, MACD से मैंने ये बोला कि आप या तो डाइवर्जेंस ले सकते हैं या फिर एग्जिट ले सकते हैं। ट्रेड आपको चार्ट के हिसाब से बनाना है। एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल आपके चार्ट पे दिखा देता हूँ। निफ्टी का चार्ट है और निफ्टी के चार्ट में बोलता है कि जब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की तरफ काटती है तो वहाँ पे आप सेल कर दो। अब आपके सामने चार्ट है और आपने देखा कि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने सिंपल मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की तरफ काटा, तो बड़ा ईजी है। जब लाइन ने एक लाइन को काटा है तो मैं सेल कर दूंगा, पैसा बना लूंगा। बट वहाँ पे आप प्राइस देखिए कि प्राइस कितना चल रहा था। वहाँ पे प्राइस चल रहा है 17,740 के आसपास का, राइट। क्योंकि हम इंडिकेटर को सेल नहीं करेंगे ना, हम तो प्राइस पे सेल करेंगे। तो जब हमने 17,740 पे निफ्टी को सेल करा तो यहाँ पे तो लाइन नीचे जा रही है, आपको लगेगा कि मुझे तो प्रॉफिट आ रहा है। और हमें यहाँ पे एग्जिट कब करना है, जब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सिंपल मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ क्या करेगी, ब्रेक करेगी। बट अब आपको लगा कि मैंने ऊपर सेल करा और नीचे बाय कर लिया, तो इंडिकेटर तो दिखा रहा है आपको पैसा बना है। बट अगर आप सेल कर रहे हैं 17,740 पे और इसने जो यहाँ पे जो ब्रेकआउट दिया है वो दिया है 17,850 के आसपास, तो आपको नुकसान कितने पॉइंट्स का हुआ है? यहाँ पे दिखा रहा है कि 100 पॉइंट्स मिले, वहाँ पे आपको 150 पॉइंट्स के आसपास का नुकसान देखने को मिला है, जो कि इंडिकेटर ऐसा ही कराता है। फिर लोगों को लगता है कि मार्केट बेकार है, टेक्निकल एनालिसिस बेकार है, पर टेक्निकल एनालिसिस किसी भी या फिर ट्रेडिंग किसी भी इंडिकेटर की मोहताज नहीं है। बट उमेश, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अपन एक की बजाय 1-2 और इंडिकेटर लगा के उससे कंफर्मेशन भी ले लें, जैसे यहाँ पे अपन कंफर्मेशन ले रहे हैं चार्ट पैटर्न्स में भी, इसमें भी टेक्निकल इंडिकेटर्स में भी कंफर्मेशंस होती है। देखिए क्या होता है, जो टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं वो कैलकुलेशन के बेस पे होते हैं। मार्केट कैलकुलेशन पे नहीं चलती, मार्केट चलती है डिमांड सप्लाई और साइकोलॉजी पे और प्राइस एक्शन पे। तो आप कितने भी इंडिकेटर्स लगा लीजिए, कितनी भी कंफर्मेशन ले लीजिए, वो आपको नुकसान दे के ही जाएगी। यहाँ पे आप यहाँ तक इंडिकेटर भर दीजिए, आप यहाँ पे MACD लगा रहे हैं, फिर ऊपर RSI लगा दीजिए, फिर MFI लगा दीजिए, फिर यहाँ पे पैराबोलिक SAR भी लगा दीजिए ऊपर, कितने भी इंडिकेटर ले लीजिए, ये इंडिकेटर सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करेंगे। दूसरी चीज़ आपकी है, मान लो कि आपने ट्रेड बना भी लिया, यहाँ पे बाइंग कर भी ली, प्राइस आपके फेवर में चला भी गया, बट आप एग्जिट कब होंगे? क्योंकि हमारे इमोशंस भी मैटर करते हैं। जब हम कोई ट्रेड बना लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे हमने निफ्टी को बाय करा 18,000 पे, हमने इंडिकेटर्स की हेल्प से बाय तो कर लिया, हम अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में घुस तो गए, बट बाहर कैसे निकलना है वो हमें नहीं पता।
तो इस वजह से भी कई बार हमें नुकसान हो जाता है। तो हमेशा क्या होता है कि हम कंफ्यूज ही रहते हैं मार्केट में, इस वजह से भी हम मार्केट में पैसा नहीं बना पाते। बट ये चीज़ सिर्फ बिगिनर के लिए एप्लीकेबल है, या आप कह रहे हो कि एट एनी फॉर्मेट? मैं अगर 7 साल 8 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ लेट्स से, तो उस केस में भी यही तरीके से ही मूवमेंट होनी चाहिए? बिल्कुल, आप चाहे 7-8 साल से ट्रेडिंग करो, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे फोन्स आते हैं जो 10 साल 12 साल से काम कर रहे हैं, बट वो अभी तक कंफ्यूज है, उनको समझ नहीं आ रहा कि ट्रेड कैसे करना है। तो ट्रेड करने के लिए आपको अपने सिस्टम बनाने पड़ेंगे, सिस्टम से चलना पड़ेगा। जब तक आप मार्केट में सिस्टम नहीं बनाएंगे तब तक आप काम नहीं करेंगे। सिस्टम कैसे बनता है वो मैं आपको बताऊंगा। चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें, चाहे स्विंग ट्रेडिंग करें, चाहे पोजिशनल ट्रेडिंग करें, आपको पहले पता होना चाहिए कि मुझे बाइंग और सेलिंग यानी कि एंट्री और एग्जिट किन तरीके के पैटर्न्स पे करना है। अगर ये पैटर्न्स बनेंगे, कंफर्मेशन आएगी तो मैं ट्रेड करूंगा, नहीं तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। और इंट्राडे ट्रेडर जो होता है उसके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटी होती है स्मॉलर टाइम फ्रेम पे कि उसके पास एक तो स्टॉक्स इतने सारे हो गए, निफ्टी बैंक निफ्टी हो गया, और 5 मिनट के चार्ट पे काम कर रहा है तो हर जगह उसे कोई ना कोई पैटर्न देखने को मिलेंगे। तो वो क्या करेगा, अपना सिस्टम बना के चले, कुछ पैटर्न्स हैं उनको देखे कि मेरे को डबल टॉप पे काम करना है, डबल बॉटम पे करना है, और कुछ कैंडलस्टिक पे काम करना है, और सिर्फ इंडिकेटर से मुझे डाइवर्जेंस लेने हैं और इसमें अपने प्रॉफिट को एग्जिट करना है। अब ये 4 या 5 चीज़ें वो लेके चले अपने साथ और उस पर काम करें, उसका 100% पैसा इंट्राडे मार्केट में बनता है। 100% का मतलब ये नहीं है कि डेली बनेगा, बट कहने का मतलब है कि ओवरऑल वो प्रॉफिट में ही रहेगा। ये सब कर लिया, लगा लिया, प्रॉफिट भी कमा लिया अपन ने, पर अब भगवान तो है नहीं ना अपन, तो कुछ ना कुछ गलतियां भी जरूर करते होंगे। और मेरे को ऐसी गलतियां बताओ प्रैक्टिकल लेवल पे कि चाहे वो किसी भी फॉर्मेट का ट्रेडर है, चाहे वो फॉर्मेट एज इन उसको समय बहुत हो गया है या नया है, ओवर लुकिंग कर रहा है, मतलब उसको मिस कर रहा है चीज़ों को, या ओवर कॉन्फिडेंस में करे जा रहा है, ऐसी कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल लेवल पे वो इसको मिस रीड कर ले, मिस इंटरप्रेट कर ले किसी चार्ट को या चार्ट पैटर्न को, वो किस तरह की होती है? देखिए, गलतियां सबसे होती है, हम भी ट्रेडिंग करते हैं, हमसे भी गलती होती है, बट हम अपनी गलती को सुधारते हैं स्टॉप लॉस से। अगर हमें पता है कि अगर हमसे गलती हुई है, चाहे 1 बार हुई है चाहे 10 बार हुई है, तो हमें पता है कि हमारे पास हमें बचाने के लिए एटलीस्ट स्टॉप लॉस है। जब तक हमारे पास स्टॉप लॉस नहीं होगा तब तक हम कोई भी ट्रेड करेंगे, एक ट्रेड भी हमारे अगेंस्ट जाएगा तो पूरा अकाउंट खाली कर सकता है। तो स्टॉप लॉस सबसे पहले लगा के चले, जो कि काफ़ी ट्रेडर करते हैं। हालांकि आप चाहे कितने बड़े एनालिस्ट हो, कितने बड़े फंडामेंटल एनालिस्ट हो, आपको कितना अच्छा ऑप्शन की नॉलेज हो, 20 साल से आप काम कर रहे हो, बट अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो एक ट्रेड आपके अगेंस्ट जाएगा और सारा पैसा लेके चले जाएगा। तो स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो सबसे बड़ी मिस्टेक जो ट्रेडर्स करते हैं, मनी मैनेजमेंट का उनको नॉलेज नहीं है। मनी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। मनी मैनेजमेंट का सीधा तरीके से आंसर है कि आने को 2 रुपये, जाने को 1 रुपया। बट होता क्या है कि वो प्रॉफिट तो छोटे छोटे ले लेते हैं, बट वो जो स्टॉप लॉसेस हैं वो लगाते नहीं है, या फिर उनके स्टॉप लॉस इतने ज़्यादा बड़े हो जाते हैं कि 10 में से 60 ट्रेड भी उनके ठीक होते हैं तब भी उन्हें नुकसान होता है। यानी कि नॉलेज उन्हें पूरी है बट वो मार्केट से पैसा नहीं बना पा रहे। तीसरी जो सबसे बड़ी मिस्टेक है वो उनका डर है। डर मतलब फियर कहेंगे, ग्रीड होता है मार्केट को लेके। हालांकि इसको कहीं ना कहीं अगर मैं मार्केट से कनेक्ट करने की कोशिश करूं तो वो ये है कि वो अपने प्रॉफिट को राइड नहीं कर पाते। वो कहते हैं मुझे डर लगता है, हाँ मेरे को प्रॉफिट आ रहा है, 2000 का प्रॉफिट आ गया, 3000 का प्रॉफिट आ गया, तो वो सोचते 3000 2000 मेरे लिए बहुत है। बट हो सकता है कि वो 2000 का प्रॉफिट 3000 का प्रॉफिट 30000 में भी कन्वर्ट हो। आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, वहाँ पे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ नहीं करते, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये तो हो गई कि एक चेतावनी जो हम दूसरों को दे सकते हैं, बट खुद की चेतावनी क्या थी? खुद 2-3 साल या कभी भी जो रिसेंट था, ऐसी क्या गलती थी जो रहेगी कि यार मेरे को अब ये नहीं करनी है? देखिए, कई बार क्या होता था कि मैं कई बार एक दिन में बहुत ज़्यादा ट्रेड कर लेता जब स्टार्टिंग में था। और जब पैसा बन रहा था तो ऐसा लगता था कि हर जगह पैटर्न्स बन रहे हैं, हर जगह कुछ ना कुछ ट्रेड करे, या फिर मैं कई बार क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ऐड कर देता था। तो क्वांटिटी सबसे बड़ा इशू होता था। आपको भी लगता होगा, काफ़ी ऐसे ट्रेडर हैं वो कहते हैं कि जब मेरी क्वांटिटी कम होती है तब तो मुझे प्रॉफिट आता है, और जब मैं क्वांटिटी बढ़ा लेता हूँ तो मुझे प्रॉफिट उस दिन मुझे वो प्रॉफिट नुकसान में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि उस दिन मुझे नुकसान होता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप अपनी क्वांटिटी सेम रखें डेली। या अगर 1 लॉट में काम करें तो 1 लॉट में ही करें, 2 लॉट में करें तो 2 लॉट में ही करें, 100 शेयर में करें तो 100 में करें। ऐसा नहीं है कि एक ट्रेड तो आपने 100 शेयर का करा और दूसरा जो ट्रेड था वो आपने 500 शेयर में कर लिया। तो मेरे हिसाब से क्वांटिटी को सेम रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड जब आप लगातार प्रॉफिट बनाए जा रहे हैं और आप क्वांटिटी भी सेम रख रहे हो, एक पॉइंट तो आएगा ना यार, अब तो मुझे बढ़ा देनी चाहिए, मेरे को अगली
तीसरी क्लास में पास हो गया हूँ, मैं चौथी क्लास में जाऊँगा, बिल्कुल। वो कंफर्मेशन कैसे पता लगा? देखिए क्या होता है, जब हमें क्वांटिटी बढ़ानी होती है तो हर ट्रेड में बढ़ानी होती है, पर्टिकुलर ऐसा ट्रेड नहीं है कि इसी में क्वांटिटी बढ़ानी है। हाँ, ये कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कोई ऐसा चार्ट है जिसमें बहुत सारी कंफर्मेशन आ रही है, चार्ट पैटर्न से भी आ रही हैं, कैंडलस्टिक से भी आ रही हैं, डाइवर्जेंस से भी आ रही हैं। जब ज़्यादातर कंफर्मेशन एक जगह देखने को मिल जाती है तो हाँ, उस टाइम पे हम क्वांटिटी अपनी बढ़ा देते हैं, बट उस केस में हमारे पास स्टॉप लॉस भी होता है। हमने प्रैक्टिकल लेवल पे समझ लिया कि क्या करना है, ये भी समझ लिया कि क्या नहीं करना है, आपने खुद भी बता दिया कि आप क्या करते रहे हो, क्या नहीं करना है। सो आई गेस ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं कवर, जो मुझे लगता था कि हम नहीं कवर कर पाएंगे और नहीं सिखा पाएंगे। एंड आई होप कि जो भी लोग ये पूरा का पूरा वीडियो देख रहे हैं या देख चुके हैं, यहाँ तक हैं हमारे साथ अभी भी, तो वो कुछ ना कुछ चीज़ें तो यहाँ से कैरी ज़रूर करके लेके जाएंगे। ऐसे और भी वीडियोज़ आने वाली हैं उमेश के साथ, जो कि अलग अलग और फॉर्मेट्स ऑफ ट्रेडिंग जो हम कवर करेंगे, मोरलेस इस तरह की होंगी। बट फॉर्मेट जब चेंज होता है ना, जब T20 का गेम से वन डे बन जाता है या टेस्ट मैच बन जाता है, तो वही बैट्समैन अलग तरीके से गेम खेलता है। वो गेम कैसे खेलेंगे उमेश, वो देखते हैं अगली वीडियो में। उमेश, कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग में जो जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं और इन पॉइंट्स का ध्यान रख कर आप काम करेंगे तो आपको नेट में प्रॉफिट ही होगा। अगर शुरुआती दिनों में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाया है तो इस लर्निंग के थ्रू डेफिनेटली आपका जो प्रॉफिटेबल पैटर्न है वो चेंज हो जाए। थैंक यू सो मच उमेश फॉर बीइंग विद अस।